सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं बोल्ड रिपोर्ट्स और मैं हूं बतूल राजपूत। आज मेरे साथ एक बहुत ख़ास शख्सियत, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पंजाब चैप्टर की चीफ़ ऑर्गेनाइज़र आलिया हमज़ा साहिबा, वेरी ग्रेसफुल लेडी, बहुत मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया आलिया साहिबा, आप प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं। बड़ी पोलिटिकली आप एक्टिव हैं आजकल, तो 5 अगस्त को लेके क्या आपकी तैयारी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, या का नाबुदु व या का नस्ताइन। बतूल, अभी आप जिस तरह से देख रहे थे कि हमारे तंजीमी इजलास जारी हैं, देखिए मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जिस तरह से दीवार से लगाया गया वो आप सबके सामने है कि हमारे सारे इजलास जो थे वो जूम पर हुआ करते थे। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब आहिस्ता आहिस्ता हमने अपने लोगों को ग्राउंड पर लाना शुरू किया है और इंशाअल्लाह ताला एक तहरीक जो भी, क्योंकि हमारी मीटिंग्स रीजनल मीटिंग्स हो चुकी हैं, डिस्ट्रिक्ट वाइज हम मीटिंग्स कर रहे हैं, अब एक रीजन की मीटिंग रह गई है और उसके डिस्ट्रिक्ट्स रह गए हैं, फिर टिकट होल्डर से मुलाकातें हो रही हैं। हमारा एक लाया अमल हमने पंजाब के लिहाज से तैयार किया और अपनी सेंट्रल लीडरशिप को भिजवा दिए। अब क्या है, शेयर करें? ऑफ कोर्स जाहिर है जब तक उनकी तरफ से उस पर कोई गो हेड नहीं आएगा, वी जस्ट वांट कि हम जो लाए अमल इस वक्त सेंट्रल लीडरशिप की तरफ से आए, बिकॉज उन्होंने सारे सूबों से लिया है और वंस वो आ जाएगा एक फ़ाइनल होकर, वो सब सूबों के लिए एक ही होगा। तो जाहिर है उसके लिहाज अली साहब भाई का तराज़ ये भी आ रहा है कि जो आपकी सीनियर लीडरशिप है, फॉर एग्जांपल आरिफ अलवी रिपोर्टेडली वो नाराज़ हैं, क्या डिसहार्ट हो गए, क्यों नहीं पार्टिसिपेट करे, सामने क्यों नहीं आए? अच्छा, मुझे इस चीज़ का बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। हालांकि आरिफ अलवी साहब पॉलिटिकल कमेटी के ग्रुप में भी हैं और मेरा ये ख्याल है कि बड़ा एक्टिवली वो हमें गाइडलाइंस भी देते हैं और हमसे कांटेक्ट में भी रहते हैं। और मेरा नहीं ख्याल, मैं तो उनको जितना एक्टिवली पार्टिसिपेट करते देखा है जो हमारे इंटरनल फोरम्स हैं, तो मुझे तो कोई ऐसी बात लग नहीं रही है। Well, that's good for the party, डेफिनेटली जी, हमारे सेक्रेटरी जनरल रहे हैं, प्रेसिडेंट रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ से, और वो जाहिर है जानते हैं सब कुछ। अच्छा मैम, ये मैं जानना चाह रही हूँ कि अब गंडापुर साहब यहाँ पे आए, एक बड़ी पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई, कि आपने भी एक रद्दमल दिया कि हमें इनविटेशन नहीं दिया गया, या आपका एक रिएक्शन था उस पर। सलमान रकम राजा साहब ने एक बड़ा सख्त ज़बान इस्तेमाल की, उन्होंने कहा कार्रवाई होगी। तो क्या आपके ख़िलाफ़ कोई पार्टी में कार्रवाई हुई है इस हवाले से? अच्छा बतूल, मैं इस चीज़ में इतना समझती हूँ कि ये जो भी चीज़ है बेसिकली हम उससे बहुत आगे निकल आए हैं, बिकॉज़ ये तहरीक एक फ़ाइनल मोमेंट के अंदर जाने लगी है और हम उनकी प्लानिंग्स में मसरूफ़ हैं। और जो मेरे लीडर ने मेरे पर एतमाद किया है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे इज़्ज़त दी और हमारे कारकुनों ने मुझे इज़्ज़त और वो दिया है, उसके लिहाज से इस वक्त मेरा काम ये है कि इन इर्रेलेवेंट चीज़ों से तवज्जो हटाकर पूरा फोकस और निशाना बिल्कुल ये। आपको लगता है कि आपको दावत दी जानी चाहिए थी वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई के ऊपर? मेरा ये ख्याल है कि ये बहुत ही, जब हमारा मकसद इतना बड़ा हो, हमारा नज़रिया, हमारी कॉज सब कुछ इतनी बड़ी हो, तो हर चीज़ ही मेरे ख़्याल में अपनी ज़ात से ऊपर सोचनी चाहिए। वो कर दिया उसे अपनी, देखें मेरी ज़ात इम्पोर्टेंट नहीं है इस वक्त। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, उनकी फैमिली के साथ, उनके साथ जो हो रहा है, जिस वक्त हमारे कारकुन इतनी तकलीफ़ में हो, हमारी लीडरशिप ऑन द वर्ज ऑफ ये हो कि उनके ऊपर इस वक्त सज़ा का तलवार सर पर लटक रही हो, मेरा लीडर इस कदर सख्त जेल काट रहा हो, उसकी मिसेस एहलिया जो हैं आपने देखा है बीमारी की हालत में है। अपनी प्रायोरिटीज़ वाजे कर दी हैं कि इस वक्त आपकी जो भी वोट है वो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स आ रहा, आपने अपनी प्रायोरिटी वाजे की है। अच्छा देखें, इस पार्टी में ना मैं आपको एक बात बता सकती हूँ, बेसिकली ये पार्टी एक लीडर उसके विजन के पीछे खड़ी है। हमारा इख्तलाफ फिर राय हो सकता है, इख्तलाफ नहीं हो सकता, क्योंकि जब बात आती है वज़ीर आज़म ख़ान की तो हम एक ख़ानदान की तरह उनके लिए पीछे खड़े होंगे और जो भी उनका हुक्म आएगा ना, फिर कोई रह ही नहीं जाएगी बात। अब शेख वकास अकरम के जो वॉइस नोट्स थे, आपको लगता है कि पार्टी की जो अंदर अगर कम्युनिकेशन हो रही है वो बाहर नहीं आना चाहिए, वो अपनों के लिए मसाइल क्रिएट करती है, क्योंकि वॉइस नोट्स आपकी फेवर में नहीं गए?
अच्छा देखिए, मैं सिंपली ये बताऊं कि मेरे साथ तो कुछ दिनों से ऐसा हो रहा है कि मैं जब तक घर पहुंचती हूँ मेरा फ़ोन वैसे ही बंद हो चुका होता है। मतलब सुबह से मैं 9 बजे की बैठी होती हूँ मीटिंग्स में, तो काफ़ी चीज़ें शायद मैं देखना चाहती भी नहीं और मैं देखती भी नहीं हूँ। इसलिए बतूल मैं आपको लिटरली बता दूँ कि मैं अपने कारकुनों के लिए ये सारी डिस्ट्रक्शंस हैं, बिल्कुल कोई इम्पोर्टेंट नहीं है, मुझ समेत कोई बंदा इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर इम्पॉर्टेंट है दैट्स वज़ीर आज़म इमरान खान, उनका कॉज, उनकी रिहाई, आइन और कानून की बालादस्ती, जमहूरियत, जो हमारे लोगों के साथ जुल्म हो रहे हैं, जो हमारी अवाम जिस तकलीफ़ में, प्लीज़ उस पर फोकस करें। फोकस एक ही चीज़ पर रखें, वज़ीर आज़म खान साहब की रिहाई। गली गली निकलें, कैंपेन करें, अवामी मसाइल को वो करें। आधा पंजाब डूबा हुआ है, जो हालात हैं। अभी मेरे पास हल्के के लोग आए, उन्होंने बताया मुझे कि जी सैलाबी हालत है, हम किसी के मवेशी बचा रहे हैं, तो हम किसी को खाना पहुंचा रहे हैं। तो देखें, हमारी प्रायोरिटीज़ तो अवाम है, हमारी प्रायोरिटीज़ तो और चीज़ें हैं। हमारी प्रायोरिटीज़ वॉइस नोट्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, हम तो बहुत आगे जा चुके हैं। पाकिस्तान के बारे में सोचें, पंजाब की हालत क्या हो रही है उसके बारे में सोचें, ये चीज़ें तो सब ठीक है। आलिया साहब, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, आपका वाज़ेह जवाब आ गया। सेनेट के इलेक्शंस को लेके आपके कुछ कॉलीग्स हैं जो कह रहे हैं कि हम अपने कागजात नामजदगी वापस नहीं लेंगे, तो उसका तो बड़ा नुकसान होगा। जैसे इरफान सलीम साहब, ज़ीशान साहब, वो तो बड़ा रिएक्ट कर रहे हैं। इस पर आपको लगता है पार्टी को कैसे टैकल करना चाहिए इस इशू को? देखिए, मुझे ये भी लगता है कि इस पार्टी के साथ जितना जुल्म हुआ है ना, सबसे पहले तो उसे हाईलाइट करने की ज़रूरत है। 180 सीटें हमने ली, 17 सीटों वालों को आपने हुकूमतें दे दी, उनको आपने इक़्तिदार में बिठा दिया। उसके बाद मतलब कितनी अजीबो गरीब सी बात है कि ना सेनेट कंप्लीट, ना आपकी रिज़र्व सीट कंप्लीट, आपने सदर मुंतखब करा लिया, वज़ीर आज़म मुंतखब करा लिया, आपकी काबीना चल पड़ी, सारा मुल्क आगे चल पड़ा। फिर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान एक फ़ैसला देती है और आइन कानून क्या कहता है, रिज़र्व सीट होती किसकी है? रिज़र्व सीट उस पार्टी की है जिसे अवाम ने वोट दिया है। लेकिन ये सवालात ही इसलिए उठ रहे क्योंकि ये आपके जो क्रैक्स हैं, ये आपकी सियासत को इफेक्ट, आगे हमारी सियासत को कोई चीज़ इफेक्ट नहीं कर सकती। ये बतूल मैं आपको बता दूँ, बल्ले का निशान छीन लें, हमारे नॉमिनेशन पेपर्स छीन लें, आप हमें रिजर्व सीट्स भी ना दें, क्रैक्स क्या हैं? क्रैक्स तो उन लोगों को हैं जिनको पीटीआई की पैटी चीज़ें नज़र आ रही हैं, लेकिन उनको अपनी परफॉर्मेंस की परवाह नहीं है। ये तो हुकूमत वक्त को सोचना चाहिए। आप किराए की सीटों पर बैठे हुए हैं, किराए की सीटों के ऊपर आप आकर, मतलब अफसोस, आपको ये अफसोस नहीं होगा, दो आपने सीट्स ली हैं, मतलब इलेक्टेड 2 सीट्स आपने ली हैं और 6 सीटें आप मांग रहे हैं जो है रिज़र्व सीटें। मतलब शर्म का मकाम उन लोगों के लिए है। आप हाईलाइट इन चीज़ों को करें। उसके बाद सेनेट का है, एक जी गवर्नर साहब आते हैं, वो क्या फरमाते हैं, वो कहते हैं जी हम तो इतनी सीटें निकाल ही लेंगे, सेनेट की मंडी लगी हुई है। मतलब मुझे ये समझ नहीं आ रही है कि किराए की सीटों पर बैठने वालों को हमारी सेनेट की सीटों की क्या। लेकिन आलिया साहब, आपसे इंटरव्यू आपसे वक्त इसलिए लिया ताकि आपकी पार्टी के इशू से बात हो सके। पार्टी के मिर्ज़ा अफरीदी साहब को टिकट मिलना चाहिए वैसे, हाँ या ना? मेरी एक पार्टी, मैं एक बात बता दूँ, मेरी जो पार्टी है ना, मेरी पार्टी के जो कारकुन है ना, वो जो बात करते हैं ना, देखें हम उनकी तरह नहीं है कि कीमे वाले नान और बिरयानी की बात करें। पढ़े लिखे लोग हैं। देखें, मेरी एक बात सुने, क्या जो इक़्तिदार में बैठे हैं उन्हें इक़्तिदार करना चाहिए? मतलब गधे घोड़े आपने एक बराबर कर दिए। जिनको अवाम ने वोट दिया है वो ऐवानों से बाहर बैठे हैं, जिनकी कोई है ही नहीं, हल्कों में भी। आखिरी सवाल आपका जवाब आ गया। किसकी फिक्र कर रहे हैं? ठीक है, हम ना सेनेट में जो लोग बैठे हैं, ना कौमी असेंबली में जो लोग बैठे हैं। मतलब मुझे एक बात बताएं, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, जिन्होंने सैनेटर्स इलेक्ट किए हैं, क्या वो अवाम के नुमाइंदे हैं? ये तो एक सीट की बात पर हम कह रहे हैं इसको मिलना चाहिए, उसको नहीं मिलना चाहिए। इनको तो इक़्तिदार ही नहीं मिलना चाहिए जिनको आपने बिठाया हुआ है। आखिरी सवाल आपसे ये कि आपकी पार्टी में कुछ लोग ये भी शिकायत करते हैं कि आलिया हमज़ा को हटा देना चाहिए, इमरान खान साहब तक को ये, तो आर यू कंफर्टेबल विद दिस फैक्ट एंड हाउ डू यू डील विद दैट? बिल्कुल 100% आई एम कंफर्टेबल विद दिस। मेरे लिए क्या अहमियत है? मुझे लोगों ने तब इज़्ज़त दी है, मुझे तब एहतराम दिया। आलिया हमज़ा के पास कोई ओहदा नहीं था। मेरा कारकुन मेरी ताकत है और मुझे खुशी होगी, मतलब मैं एज ए पॉलिटिकल वर्कर अपने फ़ख्र करती हूँ और मैं ये समझती हूँ कि ये एज़ाज़ भी
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जाएगा कि एक आम पॉलिटिकल वर्कर को आपने वो पोजीशन दी है जो पोजीशन आपने अपने दूसरी पार्टियों में अपने फर्जंद या अपनी साहबजादियों को दी जाती है। तो भाई मेरे लिए तो यही बहुत बड़ा फ़ख्र है, हमारे कारकुनों के लिए तो यही एक बहुत बड़ा फ़ख्र है। बाकी देखें, आलिया हमजा 2008 से वज़ीर आज़म ख़ान के साथ है, 16 महीने की जेल मैंने काट ली किसी भी ओहदे के बग़ैर। मेरे लिए ये मैटर नहीं करता। मैं तब भी निकली थी जब मेरे पास कोई ओहदा नहीं था, मैं अब भी निकलूँगी, एज ए कारकुन काम करूँगी। ओहदे इम्पॉर्टेंट नहीं होते। इस पार्टी ने ये शो किया है कि इस पार्टी में कारकुन ही लीडर है। सो ये पार्टी दो चीज़ों पर है, एक वज़ीर आज़म ख़ान और एक कारकुन, तो मैटर तो करता ही नहीं है। सो आई एम प्राउड टू बी अ पॉलिटिकल वर्कर रादर देन अ चीफ ऑर्गेनाइजर। प्रोग्राम में खुश आमदीद। आप देख रहे थे आलिया हमजा साहिबा का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू जो कि हमने रिकॉर्ड किया था। सलमान रकम राजा की एक स्टेटमेंट थी उनके अगेंस्ट, उसके रद्द-ए-अमल में हमने आपके सामने प्रेजेंट किया। अब इससे मुतल्लिका मज़ीद सब्जेक्ट से बात करेंगे, सेनेट इलेक्शंस, वोटिंग और आज क्या सूरत हाल रही है असम्बली में, उसके ऊपर असलम गौरी साहब मुझे ज्वाइन करें, तर्जुमान JUIFA। बहुत शुक्रिया सेनेटर नासिर बट साहब मुस्लिम लीग नवाज से, बहुत शुक्रिया आप दोनों का ज्वाइन करने के लिए। असलम गौरी साहब, स्पीकर KP असम्बली ने मखसूस नशिस्तों पर आने वाले अरकान से हल्फ नहीं लिया, इजलास मुलतवी कर दिया गया। फिर आर्टिकल 255 के तहत पेशावर हाई कोर्ट गए, गवर्नर ने कहा कि अब वो हल्फ लेंगे, प्रोसेस इसका शुरू हो गया। लेकिन अली अमीन गंडापुर से मुआहदा भी हुआ था, मामलात भी तय पा गए, फिर स्पीकर ने क्यों नहीं हल्फ लेने दिया? बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, मैं समझता हूँ ये दो रंगी है PTI की, कि एजेंडा भी उनका था, इजलास बुलाया भी उन्होंने था और कोरम पूरा करना भी उनकी जिम्मेदारी थी। लेकिन फिर इस तरह स्पीकर साहब ने जो है उसको मुलतवी कर दिया, और मुलतवी भी किया 24 तारीख तक, एक दिन के लिए नहीं किया, चंद घंटों के लिए नहीं किया। इजलास होता है तो चंद घंटों बाद दोबारा बुला लेते हैं 24 तक। तो ये बदनीति है, इससे बड़ी कोई और चीज़ नहीं हो सकती। दो चीज़ें आ रही है इसमें। एक तो ये कि इनके हाथ से निकल चुकी है जो इस वक्त क़यादत PTI की वहाँ मौजूद है, उसके हाथ से MPs वगैरह ये सारा सिलसिला निकल चुका है इनके फैसलों से, और वो लोग इसमें नहीं आए और शरीक नहीं हुए हैं। उन्होंने इनको आंखें दिखाई हैं, जवाब दिया है इनके फैसलों के ख़िलाफ़। और दूसरी चीज़ यही है जो आप फरमा रही है कि बदनीति है, कि फिर इस तरह एक तरफ तो हमारे साथ बैठते हैं और बात कुछ और करते हैं और दूसरी तरफ कुछ और होती है। तो मैं समझता नुकसान दोनों तरफ से ही का होगा इंशाल्लाह, क्योंकि हमारे अपोजिशन के तो। लेकिन क्या आपका मुआहदा बरकरार रहेगा असलम गौरी साहब के PTI को 6 और अपोजिशन को 5 नशिस्तें मिले, आपका मुआहदा बरकरार रहेगा? देखिए, हम मुआहदा करें ना करें, हम 5 सीटें हमारी अपोजिशन की निकल रही हैं हमारे वोटों के मुताबिक। हमें PTI के वोटों की ज़रूरत नहीं है। हमारे अपने जो वोट हैं वो पाँचों जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, उनके अपने इतने वोट हैं कि वो हमें ज़रूरत नहीं उनकी। तो इसलिए मुआहदा अगर बरकरार रहता है तो इसमें भी PTI का फ़ायदा है, और अगर मुआहदा ख़त्म होता है तो अपोजिशन का कोई नुकसान नहीं। ठीक है नासिर बट साहब, PTI के वर्कर्स इरफान सलीम और खुर्रम ज़ीशान कह रहे हैं कि हमें 25 से 30 MPs की हिमायत है। अगर इतने MPs मुनर्रिफ होते हैं तो आप क्या समझते हैं कि मुआहदा कैसे बरकरार रह सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये PTI का जो नजरिया है ना वो सामने आ गया है, लूट मार। और ये आप मुझे बताएं कि जो लोग ये कहते हैं जी हम जमहूरियत के लिए स्टैंड कर रहे हैं और हम जमहूरियत के लिए काम कर रहे हैं, ये जमहूरियत है? अपोजिशन के साथ आप बैठ रहे, मैं एक बात करता हूँ, बैठ के गंडापुर हुकूमत और अपोजिशन के हमेशा यही होता है, अवाम के फायदे के लिए। आप कौमी असम्बली में देखें, हुकूमत अपोजिशन को बुलाती है, वो नहीं आते क्योंकि उसमें उनका अपना एजेंडा नहीं होता है। अवाम का एजेंडा इनके दरमियान है ही नहीं। अब आपके सामने सारा कुछ है कि इन्होंने मखसूस नशिस्तों पे नहीं हल्फ लिया, इन्होंने सुप्रीम हाई कोर्ट की बात, चीफ जस्टिस की बात नहीं मानी। अब क्या हुआ कि फिर चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जो है पेशावर उससे हुक्म किया कि गवर्नर साहब आप इसको मखसूस नशिस्तों की जो है वो बर्दारी कर लें। ये क्या कर रहे हैं मुझे आप बताएं, ये कौन से जमहूरियत के लिए काम कर रही है ये PTI?
ये इनके अपने लोग इनके साथ नहीं है, क्योंकि यहाँ इन्होंने देखा कि इन्होंने सेनेटर के लिए जो MPs हैं उनसे उन्होंने खरीदो फरोख्त की। ये हमें कहते हैं कि अब इन्हीं के अपने लोग, हमारा इसमें कोई नहीं, अपने लोग इनके साथ नहीं रहे। उन्होंने कहा नहीं जी हम तो आपके साथ नहीं है, ये जो लोग हैं कागजात वापस नहीं लेते, ये जमात है, ये इनका हाल है। जी बिल्कुल नासिर भट्ट साहब, इसी नुक्ते को मैं आगे लेके जा रही हूँ। असलम गौरी साहब, PTI के अपने लोग उनके साथ नहीं रहे हैं, तो क्या खुफिया वोटिंग हो सकती है, हॉर्स ट्रेडिंग भी हो सकती है, क्योंकि वो कह रहे हैं कि अपने कागजात नामजदगी वापस ही लेंगे और मोस्ट प्रोबेबली इलेक्शंस का प्रोसेस आज ही कंप्लीट होना चाहिए और आज ही होगा। देखिए मेरा ख्याल इलेक्शन प्रोसेस तो कल होगा, आज तो नहीं होगा, आज तो सिर्फ हल्फ होगा और इलेक्शन तो गालिबन कल है। लेकिन कहने की बात यह है कि इस सूरत हाल में जो आज की सूरत हाल है जी, वोटिंग का प्रोसेस जी, जो सूरत हाल है आज, जो सूरत हाल है, इस सूरत हाल में तो हमें नजर आ रहा है कि वहाँ पर वोटिंग ही होगी और फिर सूरत हाल नजर नहीं आ रही और अनअपोज वाली चीज खत्म होगी। और मैं ये एक इंतहाई तकलीफ से बात है कि अपोजिशन पार्टियों की ये प्रपोजल थी, हम सबकी प्रपोजल थी कि वहाँ पर जुमा बाजार ना लगे, मंडी ना लगे, हॉर्स ट्रेडिंग ना हो, KP की असम्बली तमाशा ना बने। इससे पहले बलूचिस्तान, पंजाब और सिंध में ये पहले हमने ये सारे सिलसिला प्रोसेस हो चुका है और वहाँ पर बलूचिस्तान पे तो कितने बड़े बड़े हम उन पर इल्ज़ाम भी लगाते थे, लेकिन कितने अच्छे तरीके से हुआ, अनअपोज है, हर पार्टी को उसके हिस्सा मिला, जितना उसकी ज़रूरत थी, जितने उसका जुस्सा था उसके मुताबिक हिस्सा मिला। तो अब यहाँ पर सूरत हाल बिल्कुल उसके अपोजिट है कि अपोजिशन पार्टियाँ, हमारे वोट अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हैं, 5 हमने कैंडिडेट दिए, हमने 6 नहीं दिए, हमने 7 नहीं दिए, जितने हमारे वोट हैं उसके मुताबिक हमने 5 कैंडिडेट दिए हैं, हम तैयार हैं इस काम के लिए। ठीक है असलम गौरी साहब, प्लीज आई होल्ड यू हियर, आई हैव टू कीप इट क्विक। सेनेटर नासिर भट्ट साहब, अभी तो PTI के मोस्टली जो लोग हैं वो आज़ाद हैं, तो आपकी भी किसी से बातचीत चल रही है सेनेट इलेक्शंस के लिए? ये देखे ना, ये आज़ाद अरकान है, ये किसको डर है? PTI को। इमरान खान आप क्यों नहीं बोलता, क्यों नहीं ऐलान करता कि भाई मैंने तो करप्शन खत्म करने के लिए ये करना है, आप ऐसा करें। जो लोग हुकूमत करप्शन में जो एक मुआहदा उसमें चले, इमरान खान खुद है, वो इसका एक शिबली फराज है, वो उससे 14 करोड़ रुपए लिए एक बंदे अफरीदी से। ये वो कह रहे हैं, उनका अपना एक यूट्यूबर बार बार उस पे, तो उसने कहा नहीं मैंने तो 14 करोड़ जो है वो लगा दिए हैं, बुकला को फीस दे दी है। ये है इसका असली चेहरा। आए मुझे बताएं ये क्या करें? हम तो करप्शन रोकने के लिए कहते हैं जी कि हम इकट्ठे हो जाएं। लेकिन नासिर भट्ट साहब, मैं हम्बली आपसे पूछ रही हूँ, क्योंकि इख्तियार वली साहब ने कहा है कि अगर हमें मौका मिला तो हम भी खरीद लेंगे। नहीं, मैंने ये नहीं सुना। हमने तो इसको खत्म करने के लिए तीनों सूबों के आपके सामने है कि वहाँ ये हुआ, वहाँ PTI बैठी है, यहाँ PTI नहीं बैठी गई। यहाँ इनका अपना वो जो खरीदो फरोख्त उसमें गंडापुर का इंटरेस्ट है, उसमें मुझे बताएं ना, पैसे लेके ये अगर बेच रहे हैं सीटें, तो वो जो MPA में गए वो कहते हैं हमें कुछ नहीं मिला। ये इनका असल चेहरा है। अब बताएं सबको कि ये क्या कर रहे हैं। MPA जो है वो ओपन है, वो जा रहे हैं। दूसरी तरफ जब कल वोटिंग होगी तो जितने डब्बों से वोट निकलेंगे आजाद लोगों के, ये जो 2 इनके PTI वाले हैं, तो फिर वो कौन है? गंडापुर किस रास्ते में जा रहा है? वो तो कहता है मैं जो इमरान खान की बात मानता हूँ, इमरान खान कहता है मैं तो करप्शन के खिलाफ हूँ, वो खुद पैसे ले रहा है। उसका जो सेनेट में बैठा है शिबली फराज, वो मान रहा है मैंने पैसे तो लिए हैं फलां बंदे से, लेकिन वो मैंने बुकला की फीस दे दी है। ये इनका असल चेहरा है, ये सामने आ रहे हैं। ये इन्होंने अवाम के लिए कुछ नहीं करना, अवाम के लिए कुछ करना होता 2 साल में। ये कहते हैं हम अपोजिशन में बात नहीं करते कि फॉर्म 47 है, ये बात करते हैं ना। आज तुम अपोजिशन के साथ ही बैठे हो KPK में, अब हुकूमत और अपोजिशन एक सामने बैठ के तुमने एक मुआहदा किया, क्योंकि इमरान ने देखा कि इसमें कुछ मिल नहीं रहा है। मैं आपको सही कह रहा हूँ, अगर ये जो पैसों का लेन देन है सिर्फ जी नासिर साहब, अब मैं यहाँ पे मैं आपसे दरख्वास्त करूंगी कि मुझे शामिल करने दें असलम गौरी साहब को। असलम गौरी साहब, अभी तो 25 से 30 लोग मुनरिफ हैं एक तरह से, आपके लिए बड़ा गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आप उनको अपने साथ में लाएं, अपने नंबर्स बढ़ाएं, आप इसके लिए कोशिश करें, क्योंकि गवर्नर KP कहते हैं कि हमारे पास एक भी बंदा हो तो आसानी से नो कॉन्फिडेंस ले आएंगे। देखिए गवर्नर KP की कहते हैं तो उनको आगे बढ़ना चाहिए। हम तो यही चाहते हैं कि गंडापुर की हुकूमत जो इस वक्त अपने वजन से खुद गिर रही है, और वहाँ पर हालात आपके सामने हैं। ये पिछले 10-12 दिन पहले मौलाना साहब ने निशानदेही की थी इस मामले की, कि जब वो खुद एक बंदा गिर रहा है तो हम उसे सियासी शहीद क्यों बनाएं। इसीलिए तो हमने कहा था कि PTI अपने अंदर से तब्दीली ले आए, लेकिन लगता है कि PTI के अंदर इस वक्त 3-4 ग्रुप में वो भी तब्दीली लाने की पोजीशन में नहीं है।
तो ये आगे जाके सूरत हाल कहाँ जाती है, मैं तो समझता हूँ कल यमीन ने बजट के दौरान में कहा था, शायद आपको याद हो, एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा कहा था कि मैं ये असम्बली तोड़ दूंगा। तो मुझे तो ऐसा लगता है कि अली अमीन शायद इस असम्बली को तोड़ने की तरफ जाए, क्योंकि उसे तो इक़्तिदार से हवस है, उसे ना पार्टी चाहिए ना कुछ और चाहिए, पार्टियां आती जाती रहती है उसके लिए। तो वो तो इक़्तिदार की हवस में बैठा हुआ है, अगर इक़्तिदार हाथ से जाता नजर आएगा तो वो देखना, मुझे नजर आ रहा है कि असम्बली ना तोड़ दे और KPK के हालात किसी और तरफ। अच्छा असलम साहब, आप ये सेनेट इलेक्शंस के बाद गवर्नमेंट के पास मोस्ट प्रोबेबली 2/3 मेजॉरिटी हो जाएगी, फाटा के इंतजाम के खिलाफ है आपकी जमात, फिर आप कानून साजी हो सकती है इसके अगेंस्ट? देखिए, फाटा के इंतजाम के खिलाफ हम थे और हैं, और हम उसी चीज़ पे, हमारे अलावा तकरीबन तमाम पार्टियों ने उस इंतजाम की हमायत की थी। लेकिन आगे चल के आज हालात बता रहे हैं कि वो फैसला गलत था और उस पर हुकूमत भी पेशेमान है और उसने कोई कमेटी बनाई है। लेकिन हमारा ख्याल ये है कि ये मामला फाटा वालों को, उस वक्त भी हमारा ये इख्तलाफ था, आज भी हम यही कहते हैं कि ये मामला फाटा वालों को हल करने दिया जाए, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी जो कमेटी बनाई है उसमें फाटा के लोग नहीं हैं, दूसरे सूबों के लोग हैं जो सरकारी मुलाजिम हैं। तो जिनके ऊपर आप एक चीज़ मुसल्लत करना चाहते हैं, जिनके लिए आप फैसला करना चाहते हैं, जमहूरियत की तो रूह यही है ना, जमहूरियत का हुस्न यही है, तो उन्हीं को अपना फैसला करने दें। तो हमने पीछे दिनों फाटा जिरगा बुलवाया था, जो एक जिरगा तकरीबन कोई 20 साल से हमारे साथ चल रहा है और आज तक वो अपने मरबूत हैं, अपने इकट्ठे हैं। तो उस जिरगे में फैसला हुआ था, हमने कुछ जिरगे ने ऐलान किया था कि हम ये नुमाइंदे हुकूमत को देने के लिए तैयार हैं। अगर फाटा मर्जन पे कोई तब्दीली करना चाहती है गवर्नमेंट, उस पर कोई बात ऊपर नीचे करना चाह रही है, तो वहाँ के आवाम के लिए अगर आप फैसले करेंगे तो आवाम को काबिल कबूल होंगे। जैसे पहले आपने यहाँ पे ब्रेक लेते हैं, फिर इसको कंटिन्यू कर नासिर भट्ट साहब का भी इसके ऊपर जवाब लेते हैं। ब्रेक लेते हैं, फिर वापस आते हैं। प्रोग्राम में खुश आमदीद। नासिर भट्ट साहब, एक तो इस बात का जवाब दीजिएगा कि क्या फाटा का इंतज़ाम आप भी चाहेंगे कि 2/3 मेजॉरिटी के बाद ये रिवर्स हो जाए, फैसला साजी, क्योंकि बहुत सारे फंड्स हैं जो इंतज़ाम के लिए मुख्तस किए गए, फेडरल की तरफ से नहीं ट्रांसफ़र हुए, इसलिए भी अपोजिशन जमातों को एतराज़ था, और जिस रिफॉर्म्स की गवर्नमेंट ने वादा किया था कि वो फाटा में होगा, वो तो हरगिज़ नहीं हो सका इंतज़ाम के बाद। जी, मैं यही तो कहता हूँ, ये इनकी तीसरी दफा हुकूमत जिस तरीके से भी बनी है, ये PTI की है। देखिए ये क्या कर रहे हैं, तब्दीली जो है वो आपने फाटा की बात की, बिल्कुल ठीक है। अब हमेशा ये होता है कि अपोजिशन जिस बात पे इकट्ठी होती है, अगर हुकूमत नहीं मानती तो फिर उसके खिलाफ जो है ना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आता है। और यहाँ तो मुझे नजर आ रहा है कि ये उसके खिलाफ वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हो चुका है कि MPA जो है वो गंडापुर की बात नहीं मान रहे, और ये तब्दीली अब आप देखेंगे और महीने 2 बाद खुद ब खुद आ जाएगी। लेकिन तब्दीली आना वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से एक उसके वज़ीर आज़म के खिलाफ लाना, ये जमहूरियत है, ये जमहूरियत का हुस्न है, ये कोई ऐसी बात नहीं है। लेकिन जो हालात नजर आ रहे हैं, मेरा ख्याल है खुद ब खुद अब जो उसके साथी हैं, जो MPA जो गंडापुर के साथ है, वो उसके साथ नहीं रहे। आपको नजर आ जाएगा कल इलेक्शन में कि किसके डब्बे से कितने वोट निकलते हैं। जो बंदे ये कह रहे हैं जी हमारी बात नहीं मान रही है, उनको कहते हैं आप बैठ जाओ, बंदे नहीं के हैं ना, PTI के हैं। कल अगर उसमें से वोटें निकलती हैं तो वो MPA वही वोट डालेंगे ना जो इसके गंडापुर के खिलाफ हैं, जो PTI की बात नहीं मानते। तो ये PTI जमात इसी तरह की है, ये सिर्फ शोर डालना, खलल डालना, एक अच्छे काम के खिलाफ। लेकिन नासिर भट्ट साहब, कता कलाम भी माफ सर, आप कह रहे हैं, ये बार बार कह रहे हैं जमहूरियत का हुस्न है। सर, जमहूरियत का हुस्न बिल्कुल बरकरार तब रहता है जब कानून साजी पे अमल दरामद भी हो। जब जो मैं बार बार आपसे कह रही हूँ कि आपने भी तो बतौर फेडरल गवर्नमेंट इस चीज़ पे पुश नहीं किया कि फाटा के इंतजाम के बाद उन पैसों को क्या हुआ। सब लोगों ने अली अमीन गंडापुर से सवाल किए, लेकिन अपोजिशन जमातों ने एतराज़ के अलावा क्या किया? क्या आप लोगों ने एहतजाज किया? क्या किया? मैं ये सवाल असलम गौरी की तरफ भी लेके जाऊंगी, लेकिन पहले आप मुझे ये बताइएगा कि वफाक ने फाटा के लिए एक कमेटी बनाई, इसमें अमीर मुकाम को शामिल किया। PTI ने शिकायत की कि KP में हमारी हुकूमत है, हमसे कोई मशवरा ही नहीं किया गया। ऐसा क्यों हुआ? जी देखिए, मैं आपको बताऊं, मुझे आप बताएं कि हुकूमत जो है ना, ये अब KPK में, अब वफाक में भी बिल्कुल ये होना चाहिए, हम उसका बिल भी ले आए सब कुछ। लेकिन एक चीज है कि अगर अवाम की राय जिस तरफ हो, KPK के लोग भी अगर ये चाहें, अपोजिशन भी ये चाहे, तो आप मुझे बताएं, हुकूमत बैठी हुई है, तीसरी दफा हुकूमत इनकी आई है, आप मुझे बताएं कि ये अगर कहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं किया गया, तो जब इनकी हुकूमत थी उस वक्त कर लेते।
अब अगर हम ये इस चीज पे आएंगे, मैं आपकी एक बात मानता हूँ कि अपोजिशन जो होती है जब बात करती है, अपोजिशन की हमेशा होती है कि वो आवाज उठाती है। अब जो हालात है ये इस तरह वो बात चली गई है KPK में। मैं आपको ये बता दूं कि वहाँ अब रिट जो PTI की खत्म हो चुकी है, उसके अपने MP उसके खिलाफ हैं। अभी आप देख लेंगे कल के इलेक्शन में आपको नजर आ जाएगा। लेकिन PTI में जो करप्शन का एक माहौल गर्म है, वो जो जिस तरह एक बंदा कह रहा है मैंने सेनेट के लिए इतने पैसे दिए हैं, वो एक लेने वाला कहता है मैंने तो 14 करोड़ फरां को दे दिए। ये किस में ये इनकी अपनी ठीक है नासिर भट्ट साहब, आपका जवाब आ गया। असलम गौरी साहब, सेनेट में तो आप नून लीग और पीपल्स पार्टी के साथ बैठ गए, ये दोस्ती आने वाले वक्त में ऐसे ही चलती रहेगी और आप हुकूमत का हिस्सा बनना चाहेंगे या बन सकते हैं, क्योंकि आप चाहते थे इलेक्शन से पहले ऐसा? हम KPK में हम शुरू से पहले दिन से हम अपोजिशन में हैं और अपोजिशन में ही हैं, उनके साथ बैठे हुए हैं। इसी तरह वफाक में भी हम अपोजिशन में हैं, पहले दिन से हैं। हालांकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने कहा भी था कि आप हमारे साथ शरीक हों, बल्कि हल्फ उठाने से पहले वो तशरीफ लाए थे और उन्हें हमें दावत दी थी और स्टिल आज तक उनकी दावत बरकरार है। लेकिन हमारी पार्टी ने एक फैसला किया है, हमारे यहाँ फोरम फैसला करते हैं, पार्टियाँ फैसला करती हैं, और हमारी पार्टी ने फैसला किया कि हम अपोजिशन का रोल अदा करेंगे और हम अपोजिशन का रोल अदा कर रहे हैं और इंशाल्लाह अपोजिशन का रोल अदा करते रहेंगे। टिल आने वाला वक्त कल को मैं नहीं कहता, सियासत में कुछ चीज़ हर पे आखिर नहीं होती, लेकिन ये कि अगर कोई ऐसा मसला है तो फिर हमारे फोरम है, जमात है, वहाँ बैठ के हम डिस्कस करेंगे। लेकिन आज तक की सूरत ये का बिल्कुल KPK हो या मरकज हो, हम इंशाल्लाह अपोजिशन है और अपोजिशन में ही रहेंगे। ठीक है नासिर भट्ट साहब, कल मरी में नून लीग का जो इजलास हुआ था, क्या फैसले हुए हैं उसमें? देखें, इजलास हुआ, हमारे कायद मियां नवाज शरीफ साहब ने हमेशा अवाम की बेहतरी और उसकी बेहतरी के लिए जो कुछ भी हो सका, क्योंकि अगर हमारी हुकूमत होती ना, हमें कोलिशन हमारे साथ बाकी सियासी जमातें उनको साथ लेके चलना पड़ता है। और हमेशा मेरा कायद की कोशिश थी कि अवाम को रिलीफ मिले, चाहे वो बिजली है, चाहे वो देखे ना आप कितनी ज्यादा ये हालात खराब थे जब टेक ओवर किया गवर्नमेंट को, जब इलेक्शन हुए। तो मैं नहीं समझता कि कोई सियासी जमात अकेली, अगर मेरे कायद कहते थे अगर हमें 2 सीट मिले भी, जब वो PDM के इजलास होते कहते थे कि वो सियासी जमातें जो मुल्क की बेहतरी के लिए आए, अगर उन्होंने जितनी भी सीटें जीती उनमें अपने साथ मिला के, तो हमने मुल्क को बेहतरी तरफ लेके जाना है। और वही चीज अभी तक यही फार्मूला चल रहा है मेरे कायद का, ये बिल्कुल आवाम के लिए वो कहते हैं जो बेहतरी उसके कल का भी यही है। ठीक है नासिर भट्ट साहब, ये भी बताइएगा कि एक लंबे अरसे से नवाज शरीफ के साथ आप रहे हैं, क्या वजह है कि नवाज शरीफ खामोश हैं? क्या जैसा कि आप कह रहे हैं कि नून लीग जो करती है आवाम के मफाद में करती है, क्या नवाज शरीफ आवाम के मफाद में ही खामोश है? दिस अ सीरियस क्वेश्चन। और वो कब तक खामोश है? नहीं, कोई खामोश नहीं है। आप मुझे बताएं, मियां साहब बिल्कुल पंजाब में भी मरियम नवाज शरीफ साहबा, कोई भी जो जितना ये काम हो रहा है वो उन्हीं के मशवरे से होता है। भाई भी अपने लीडर से, बड़े भाई से मशवरा लेके चलते हैं। जो हालात हैं आप देखिए, पंजाब को आप कंपेयर करें तो बाकी सूबों में सबसे अच्छा काम पंजाब में हो रहा है। मैं नहीं का दावा करता, आप वैसे देख लें, लोगों से पूछें कि कितना रिलीफ लोगों को मिलता है, लेकिन जो हालात इतने बुरे थे, खराब थे, उनको वापस लाना एक बहुत मुश्किल काम था। लेकिन मुझे यकीन है कि हम अपने कायद मियां नवाज शरीफ का जो विजन है कि अवाम को रिलीफ देना है, चाहे वो बिजली है, चाहे महंगाई है, जिस तरह उस पर हम काम कर रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपको बेहतरी नजर आ रही है। अगर आप उसको कंपेयर करें वो वक्त जो 3 साल, नासिर भट्ट साहब, वो कौन सा, मैं एक्चुअली जानना चाहती हूँ कि वो कौन सा एक बेहतरीन काम है जो आप समझते हैं कि अभी तक आपकी गवर्नमेंट ने किया? क्योंकि जो रिसेंटली फ्लड्स का मामला है उसमें तो दोनों सूबों के लिए चैलेंजेस एक तरह थे, दोनों सूबों में ही अमवात हुई। देखें मैं आपको बताऊं, ये आटा, चीनी, इसकी महंगाई का कितना शोर था जब था। अब हमारे सूबे पंजाब में आप देखें, आटे का रेट आप देख लें क्या है, महंगाई कितने वहाँ कम हुई है, लोगों को कितने रिलीफ मिले हैं, उनके लिए फ्री जो मेडिकल हॉस्पिटल के लिए वो जो कार्ड बन रहे हैं, वो ये मियां साहब का ही विजन था, वो कार्ड जो उन्होंने फ्री मेडिकल कार्ड बनाया था। बाकी आप देख लें, ये सारी कीमतें डबल ट्रिपल हो गई है सर। वो मुझे लगता है कि ये थोड़ा सा आपका जो सोर्स था खबरों का, वो सर उसको रिवैम्प मेरा ख्याल होना चाहिए सर। ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स है, ये तो बहुत ज़्यादा रेट्स हैं सर, माजरत के साथ जो आप कोट कर रहे हैं। नहीं, मैं बताऊं, देखे ना, हमने तो कोशिश की। असलम गौरी से इसका जवाब ले लेते हैं, जो आपने कहा है कि बहुत कम रेट्स है हर चीज़ के, बड़ी अहम बात की आपने अपनी तरफ से। जी असलम गौरी साहब, आप इस दुरुस्त समझते हैं इस बात को?
जी नहीं, इस वक्त पेट्रोल की कीमतें और डीजल की कीमतें इतनी हाई चली गई हैं कि बाकायदा रेलवे ने अपने किराए बढ़ा दिए हैं। जो गवर्नमेंट का अपना अदारा है वो भी आवाम को रिलीफ देने से कासर रहा, और पब्लिक ट्रांसपोर्ट ने किराए बढ़ा दिए हैं, फिर इस तरह गुड्स ने किराए बढ़ा दिए हैं। अब जब कोई चीज़ आप एक शहर से दूसरे शहर में शिफ्ट करना चाहते हैं और वहाँ जब गुड्स को इस्तेमाल करते हैं तो गुड्स का अगर किराया बढ़ गया तो वो उस चीज़ पे पड़ेगा। तो नतीजा ये महंगाई आएगी, और महंगाई आ चुकी है, महंगाई बढ़ रही है, डे बाय डे बढ़ रही है। आम आदमी उससे बहुत मुश्किल में है, और उसकी वजह से ठीक है। असलम गौरी साहब, एक सवाल करने का मौका दें, फिर आप उस पर कमेंट कीजिएगा कि हुकूमत ने मेंबरान पार्लियामेंट की रिहाइश के लिए 104 फैमिली स्वीट्स को मुकम्मल करने का फैसला किया। 7 अरब 10 करोड़ की इस पर लागत आई। एक ऐसा मुल्क जहाँ हर साल लाखों लोग गुर्बत की लकीर से नीचे जा रहे हैं, 1.5 करोड़ जो नौजवान हैं वो बेरोजगार बैठे हैं, वहाँ इन चीज़ों पर अरबों रुपए लगाना आपको ठीक लग रहा है? देखिए, यहाँ तो तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, ये तो चलो राइशें देनी है, यहाँ तो तनख्वाहें बढ़ाई गई है और करोड़ों की बात कर रही है। यहाँ तनख्वाहें कहाँ पहुँच गई, उसका मंथली लाभ लगा लेना। पार्लियामेंट्रियन की तनख्वाहें, स्पीकर की तनख्वाहें, चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहें, वाइस अपना डिप्टी चेयरमैन और डिप्टी स्पीकर की तनख्वाहें कहाँ से कहाँ पहुँच गई, तो वो आप लगा लें मंथली कितना फर्क पड़ गया। ये तो शायद चंद करोड़ की बात आप कर रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि हुकूमत, देखें, एक तबका पाकिस्तान में ऐसा है कि एक तबका तो वो है जिसे किसी चीज़ की परवाह नहीं, महंगाई है नहीं है, उसे किसी चीज़ की फिक्र नहीं है। एक तबका वो है जो वाइंड अप की तरफ जाने। नासिर भट्ट साहब, आप बताएं, ये आपको ऐसे प्रोजेक्ट जस्टिफाइड लगते हैं? 600 गुना ज़्यादा तनख्वाहें बढ़ाना, फिर 6 महीने के एडवांस में रिसीव भी कर लेना? देखिए मैं एक बात बताऊँ, आपने कहा महंगाई, आप मुझे एक बात बताएं, जिस IMF के चंगल में हमें ये लोग फंसा के चले गए, IMF के साथ ये उन्होंने मुआहदे किए वो पूरे नहीं किए, उन मुआहदों को खत्म किया। जब हुकूमत आई तो फिर हमने IMF को किस तरह राजी किया। अभी भी जो बजट आया है, ये एक आप समझेंगे इस हुकूमत की एक बहुत बड़ी कोशिश थी रिलीफ दिया लोगों को, लेकिन IMF अपने जो मुआहदे, वो कहती है 15 दिन बाद आप रिव्यू करें पेट्रोल का और डीजल का। ये कौन मुआहदे करके गया? ये इमरान खान करके गया, जो कहता था मैं 90 दिन में आऊंगा, मैं कोई IMF के पास नहीं जाऊंगा। ठीक है, बहुत शुक्रिया नासिर भट्ट साहब, आपका जवाब आ गया। नासिर भट्ट साहब, बहुत शुक्रिया। असलम गौरी साहब प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे थे। और आज एक और खबर के बारे में बात करेंगे। एक इंतहाई अफसोसनाक वाक़या बलूचिस्तान में गैरत के नाम पे कत्ल का एक तकलीफ दे वाक़या पेश आया। सोशल मीडिया पे एक वीडियो सर्कुलेट कर रही है जिसमें देखा जा सकता है कि एक पहाड़ी मकाम पर 2-3 गाड़ियों से चंद ऐसे अफराद उतरते हैं जो कि आर्म्ड हैं। उन्होंने गन्स पकड़ी हुई हैं, उनके साथ एक मर्द और एक खातून भी है। मर्द और खातून को गाड़ियों से उतार के एक जगह खड़ा कर दिया जाता है और फिर फायरिंग करके इन दोनों को मार दिया जाता है। मकामी अफराद ये रिपोर्ट कर रहे हैं कि ये वाक़या कोयटा के ही पास किसी पहाड़ी इलाके में हुआ। चंद माह पहले मर्द और इस खातून ने पसंद की शादी की थी। घर वालों को ये चीज़ अच्छी नहीं लगी और यूँ उन्होंने जरगे के बाद ये फैसला दिया कि उनको कत्ल कर देना चाहिए और उनको कत्ल कर दिया गया। वीडियो में मौजूद मर्द और ख़ातून को बरावी में बात करते हुए सुना जा सकता है। खातून कहती हैं कि सिर्फ गोली की इजाज़त है, इसके अलावा और कुछ नहीं कर सकते। दिस इज़ ऑफुल। तो आई कांट इवन रिपीट दैट ऑन TV कि सिर्फ गोली की इजाज़त है। और सूबाई हुकूमत का इस वाक़े के बाद रद्द-ए-अमल भी आया। वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज बुगटी ने इसकी मज़म्मत की। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिन ने भी इस वीडियो में देखे जाने वाले अफराद की शनाख्त में हुकूमत की मदद की अपील की। उन्होंने कहा कि उन अफराद की मदद की अपील की और ये कहा कि इनको सज़ा दी जानी चाहिए। ख़वातीन पे तशद्दुद के ख़िलाफ़ कायम अलायंस के चेयरमैन अलाउद्दीन खिलजी का इस हवाले से रद्द-ए-अमल भी आया। उन्होंने मुतालबा किया कि गैरत के नाम पे कत्ल के मुकदमात ATC कोर्ट्स में चलाए जाएँ। गैरत के नाम पे कत्ल के ख़िलाफ़ सख्त कानून साजी की जाए। कबाली रवायात को आईने पाकिस्तान के ताबे किया जाए। बहुत अहम नुक्ता है, और क्योंकि कबायली इलाकों में किसी आइन और कानून को नहीं माना जाता, क्योंकि गैरत के नाम पे कत्ल का ये कोई पहला वाक़या नहीं है। 4 दिन पहले बलूचिस्तान में ही एक शख्स ने गैरत के नाम पर एक भतीजी का कत्ल कर दिया। ह्यूमन राइट्स कमीशन ऑफ पाकिस्तान के जारी करदा दादोशुमार के मुताबिक गुज़श्ता साल मुल्क भर में जनवरी से नवंबर तक 290 से ज़ायद ख़वातीन गैरत के नाम पे कत्ल हुई। इनमें से पंजाब में से 259, सिंध में 150 से ज़ायद, KP में 50 से ज़ायद, बलूचिस्तान में 19 और इस्लामाबाद में 2 केसेस रिपोर्ट हुए। इस रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में गुज़श्ता बरस रेप केसेस की तादाद 1959 रही। घरेलू तशद्दुद के वाक़यात की तादाद तकरीबन 300, जलाए जाने वाले वाक़यात 30 और तेज़ाब गर्दी के 40 से ज़्यादा केसेस सामने आए। ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हुए। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हैं जो रिपोर्ट नहीं होते। और
आमतौर पर इस तरह की बातें करते हुए आप बहुत, और रिपोर्ट करते हुए आप बहुत अनकंफर्टेबल हो जाते हैं, लेकिन ये हो रहा है। ये बज़ाहिर एक डेमोक्रेटिक मुल्क में, ये बज़ाहिर एक ऐसे मुल्क में जहाँ पे एक कानून की एक बहुत मोटी किताब मौजूद है, एक बड़े थिक पेजेस हैं, उसका कंटेंट इम्प्लीमेंट हो सकता है, पर वो पाकिस्तान के कुछ इलाके हैं जहाँ पे होता है। आज से कुछ साल पहले मैंने लोरालाई में एक स्टोरी कवर की थी। लोरालाई में स्टोनिंग का वाक़या पेश आया था। एक कपल था, उन्होंने अपनी मर्ज़ी से शादी की थी और उनको पत्थर मार मार के मार दिया गया था। कुछ सज़ाओं की जो भी नौयत है वो कानून के मुताबिक होनी चाहिए। और इट्स अमेजिंग कि जहाँ पे आपके हमसाया ममालिक, जहाँ पे आप ख़ुद चाँद पे पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं, मुख्तलिफ़ सियारों में जा रहे हैं, ममालिक सैटेलाइट स्पेस स्टेशंस पे लोग अपने आवाम को भेज रहे हैं, ठहरा रहे हैं, साइंसी काम कर रहे हैं। हम लोग वहाँ पे पसंद की शादी करने पे वीडियो बनती है, सोशल मीडिया पे गोली चलती है, और आप इतने कंफर्टेबल होते हैं कि आप कहते हैं कि सिर्फ गोली मारना, हाथ ना लगाना। वी नीड टू चेंज इट। प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।